हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, आज उसके अगले कड़ी पर बात करेंगे। भाषा के संदर्भ में हमारी चर्चा हो रही थी। पिछले क्लास में हमने भाषा के प्रमुख सिद्धांत, जो भाषा के संदर्भ में लोग भारतीय या पाश्चात्य विद्वानों के क्या विचार हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसको हमने देख लिया है। अब हम भाषा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, विविध आयाम कौन कौन से हैं, इन सभी प्रमुख बातों को आज हम इस कड़ी में देखेंगे। और साथ के साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि यूपी हायर की परीक्षा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मई भी जनवरी में आयोजित की जाए। और साथ के साथ यूजीसी नेट की जो तीसरी साइकिल की परीक्षा है वो भी आयोग ने उसको भी अनाउंस कर दिया है कि 6 से 22 दिसंबर के बीच में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो सभी परीक्षाएं हमारे सामने हैं और समय बहुत कम है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को जल्दी अपने सिलेबस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जिनसे वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। तो ठीक है, चलते हैं। आज हम लोग भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से देखे जाते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं? लगभग 8 हैं और उनके प्रवर्तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला सिद्धांत क्या है? दिव्योत्पत्ति अर्थात डिवाइन थ्योरी। हमेशा हिंदी नाम ही नहीं, इंग्लिश नाम भी याद करिएगा क्योंकि कभी कभी परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश नाम भी दे देता है। तो दिव्योत्पत्ति अर्थात डिवाइन थ्योरी ऐसे करके, ये नहीं कि अब दिव्योत्पत्ति अलग याद करिएगा फिर डिवाइन अलग याद करिएगा, साथ के साथ याद करने की कोशिश करिएगा। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ, संकेत या एग्रीमेंट थ्योरी, रूसो, रणन, डिंग डोंग थ्योरी, प्लेटो, हेस एवं मैक्स मुलर, इंगित, गेस्चर थ्योरी, डॉक्टर राय, धातु, रूट थ्योरी, हेज और मैक्स मुलर, श्रम ध्वनि, यो हेहो थ्योरी, नोआरे, संपर्क कॉन्टेक्ट थ्योरी, जी रेवेज, और समन्वय थ्योरी सिद्धांत हेनरी स्वीट। तो ये 8 जो सिद्धांत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके प्रवर्तक भी। प्रश्न देखने को मिलता है, जब आप पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। एक यहाँ पे नोट समझ लीजिए क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1866 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिसिएते द लैंगिस्टिक ने अपने अधिनियम में यह निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन 2 विषयों पर अब चर्चा नहीं किया जाएगा। अब भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और प्रवृत्तियां हैं वो देख लेते हैं। तो भाषा अर्जित होती है, भाषा सामाजिक होती है, भाषा सतत प्रवाहमान होती है, सहज होती है और नैसर्गिक होती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है और अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा जटिलता से सरलता और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है, भाषा परंपरागत वस्तु है और प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। अगर हम रोमन लिपि की बात करें, रोमन भाषा की बात करें तो अलग होती है, हम हिंदी की बात करें तो अलग होती है। ठीक है, तो क्या होती है भाषा की विशेषता? सामाजिक है, संपत्ति है, सतत प्रवाहमान, सहज नैसर्गिक है, अर्जित है, परिवर्तनशील है, भाव संप्रेषण का माध्यम है, अनुकरण से सीखी जाती है, जटिलता से सरलता और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है और परंपरागत वस्तु है और प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। ठीक है, आप इन जो 10 विशेषताएं हैं उनको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भाषा के विकास के प्रमुख चरण क्रमशः कौन कौन से हैं? क्रमशः इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्रम लगाने के लिए भी पूछ देता है परीक्षा में। तो प्रमुख चरण में पहला कौन है? आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा लिखित और चौथा यांत्रिक है। भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट बोली, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण। तो विद्वानों का अलग अलग मत है कि पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं। कोई विद्वान 2796, तो कोई अनुमान लगाता है कि 3000 भाषाएं हैं। तो इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं कि कितनी हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते चलना है। संसार की भाषाओं को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, आकृति मूलक के आधार पर और पारिवारिक आधार पर।
आकृति मूलक वर्गीकरण को हम और किन नामों से जानते हैं? तो रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे कि अगर आकृति मूलक की जगह पे रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक या व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक या पदाश्रित देता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। किसको ध्यान में रखें? तो वाक्य रचना, रूप या पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया गया है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। और सर्वप्रथम आकृति मूलक वर्गीकरण किसने किया? तो प्रोफेसर स्लेगल ने किया। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर स्लेगल का नाम आपको याद होना चाहिए। आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रोफेसर स्लेगल ने किया। आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष देखें तो भाषा, अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक को 3 भागों में बांटा गया, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अब अश्लिष्ट को 4 भागों में बांटा गया, किसमें किसमें? तो पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट में श्लिष्ट को 2 भागों में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को भी 2 भागों में और बहिर्मुखी को भी 2 भागों में बांटा गया, संयोगात्मक, वियोगात्मक, और बहिर्मुखी को भी संयोगात्मक, वियोगात्मक। प्रश्लिष्ट को भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। ठीक। आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उदाहरण क्या हैं? तो जो अयोगात्मक भाषा एकाक्षर, निरवयव या स्थान प्रधान भाषा है, जो आकृतिक मूलक भाषाएं होती हैं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्वों का संयोग नहीं होता है और यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो चीनी, तिब्बती, वर्मी और सुदामी जो भाषाएं हैं ये इसके उदाहरण हैं। योगात्मक भाषा होती है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। अश्लिष्ट जो है यह प्रत्यय प्रधान भाषा है और इसके अंतर्गत तुर्की भाषा आती है। पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है जैसे काफिर और जुलू भाषा में। मध्य योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है जैसे संथाली। अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है जैसे कन्नड़। पूर्वांत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जोड़ते हैं जैसे मफोर भाषा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर एक बार देख के जाइएगा। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अंतर्मुखी में प्रकृति और प्रत्यय के बीच में घुल मिल जाता है। संयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है जैसे अरबी। वियोगात्मक, अंतर्मुखी वियोगात्मक की बात हो रही है और अंतर्मुखी संयोगात्मक की, तो इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है जैसे हिब्रू। बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगाते हैं। संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। संस्कृत, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा कि जो संस्कृत और हिंदी भाषा है वो आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। आकृति मूलक वर्गीकरण के योगात्मक के श्लिष्ट भाषा के बहिर्मुखी के संयोगात्मक में संस्कृत आता है और वियोगात्मक में हिंदी आता है। ठीक है, आप आकृति मूलक वर्गीकरण के योगात्मक में श्लिष्ट के बहिर्मुखी के संयोगात्मक के अंतर्गत संस्कृत भाषा और वियोगात्मक के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और बंगला, ये तीनों भाषाएं आती हैं। इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है जो मैंने ये बात बताई। तो क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट या पूर्ण समास प्रधान भाषा है जैसे चेरोफी भाषा। और आंशिक प्रश्लिष्ट या अंशतः समास प्रधान भाषा जैसे बास्क। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। एक बार नेट में ही ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐतिहासिक भाषा के संदर्भ में कि यह किसके अंतर्गत आता है, तो पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। और इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों को ध्यान रखा जाता है। जब इसका वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आकृति मूलक में किसका ध्यान रखा जाता है, तो वाक्य रचना का और पद का।
ठीक है। तो इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है, यही लाइन पूछी गई थी, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। और पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार क्या हैं? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने 13 मानी है और फ्रीड्रिश म्यूलर ने 100 मानी है और निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। तो आपके लिए इतना नहीं जरूरी है, आपके लिए ये जरूरी है कि 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं हम जो ये 4 भौगोलिक क्षेत्र में 18 भाषा परिवार कौन कौन से हैं। यूरेशिया, यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को हम यूरेशिया कहते हैं, ठीक। यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को। इसमें कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं, कौन कौन से आने से पहले कितने आते हैं, ये याद होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स में ऐसे ही क्वेश्चन करके बनाता है। तो इसमें 10 आते हैं, ठीक है। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? इसमें 10 आते हैं। भारोपीय, तो भारत और यूरोपीय। भारोपीय भाषा क्षेत्र, द्राविड़ परिवार, ठीक है। तीसरा काकेशी परिवार, चौथा बुरुशस्की, 5वां उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अति उत्तरी या हाइब्सबोरी परिवार, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार। तो आपको अन्य याद हो न हो, लेकिन जो यूरेशिया, यूरोप एशिया का भाषा परिवार है उसके अंतर्गत 10 जो भाषाएं हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि जो भारतीय भाषा परिवार है, भारोपीय और द्राविड़ परिवार जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, वो दोनों जो यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र है उसके भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारोपीय, द्राविड़, काकेशी, बुरुशस्की, उराल अल्ताई, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अति उत्तरी बास्क, सामी हामी। और अफ्रीकी भूखंड में कितने आते हैं? तो सुदानी परिवार, बंतु परिवार और होन्ते तोंत बुशमैनी परिवार, मतलब 3 आते हैं। प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार और ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार और अमेरिकी भूखंड में अमेरिकी परिवार। तो ये हमारे 4 भौगोलिक क्षेत्र थे जिनके अंतर्गत हमारी 18 भाषाएं थीं। तो बस आज की इस श्रृंखला में इतना ही। कल से हम लोग भारोपीय परिवार की भाषाओं की विशेषता के बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।